दोस्तों नमस्कार। क्या वाकई ममता बनर्जी 2024 में विपक्ष का चेहरा बन सकती है? क्या वाकई उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव को कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है? क्या वाकई कांग्रेस अपने बूते 2024 तक बीजेपी के विकल्प के तौर पर खुद को देश के सामने रख पाएगी? क्या वाकई मायावती की खामोशी ने उसके अपने वोट बैंक में सेंध लगाने की परिस्थितियों में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को खड़ा कर दिया है? या फिर वाकई जो दलित कार्ड पंजाब में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के नाम पर खेला, उसके बाद पंजाब में उसकी जीत सुनिश्चित है? क्या वाकई शरद पवार इस दौर में गठबंधन की नई राजनीति को नए तरीके से पैदा करना चाहते हैं? या फिर कांग्रेस में गठबंधन की राजनीति जो सोनिया के वक्त थी, वो राहुल गांधी के वक्त आते आते अब खत्म हो चली है? तमाम परिस्थितियां हमारे और आपके सामने है, लेकिन दो बातें तय है। 2024 का चुनाव बिल्कुल नई परिस्थितियों में होगा। 2024 के चुनाव को लेकर इस देश के भीतर जो कॉरपोरेट पैसा लगाते हैं, वह किस पॉलिटिकल पार्टी के पीछे खड़े होंगे, यह अभी तक साफ हो नहीं पाया है। लेकिन इन दोनों परिस्थितियों के बीच उत्तर प्रदेश आकर खड़ा हो चला है और उत्तर प्रदेश की सियासत में जो चालें तमाम राजनीतिक दल चल रहे हैं, और खास तौर से विपक्ष जो कल तक यह कहता रहा कि सभी एकजुट हो जाएंगे तो बीजेपी को मात देना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पहली बार वही विपक्ष अलग अलग रास्ते पर निकल चला है। तो क्या वाकई इस देश के भीतर में क्षत्रपों के सामने अस्तित्व का सवाल है? और उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश मानकर चल रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर वह मजबूत रहे तो ही उनकी पार्टी भी बच पाएगी, और मजबूत रहने का मतलब कांग्रेस से छिटक जाना है और बीजेपी को चुनौती देते हुए नजर आना है। और कांग्रेस अपने तौर पर जिस भूमिका की तैयारी प्रियंका के जरिए उत्तर प्रदेश में कर रही है, क्या वाकई वो 2022 के चुनाव को लेकर है या 2024 से पहले अपने संगठन और अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी और विस्तार की जरूरत के लिए है? तमाम सवालों के बीच हमें लगता है आज तो चर्चा विपक्ष की ही करनी चाहिए, और खास तौर से उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से ही निकलता है, क्योंकि 2000 और 2021 इन 21 बरस के भीतर में भारत की राजनीति ने जो बदलाव देखे हैं, ऐसा बदलाव भारत में कभी नहीं हुआ। और खास तौर से 2014 के बाद की राजनीतिक परिस्थितियों ने इस देश के भीतर में मंडल कमंडल से लेकर सोशल इंजीनियरिंग और हिंदू मुस्लिम को लेकर जो सवाल खड़े किए, उसके सामने सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भी पहली बार आम जनता के जरिए मुद्दों के तौर पर उठाई जा रही है, और सत्ता पर दबाव है कि वह जनता के अनुकूल निर्णय लेना सीख ले। तो आइए जरा आज एक एक पन्नों को पलटने की जरूरत है, कौन क्या सोचता है। और शुरुआत उत्तर प्रदेश से, क्योंकि बीजेपी अपने तौर पर जरूर चाहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए, और कांग्रेस मुक्त भारत तभी होगा जब इस देश के भीतर में क्षत्रप कांग्रेस को चुनौती देते हुए नजर आएंगे। तो इसकी पहली परिस्थिति तो उत्तर प्रदेश से ही निकलती है, जहां पर अखिलेश यादव अगर मजबूत हो जाए और कांग्रेस चुनौती देने की परिस्थितियों से गायब हो जाए तो बीजेपी के लिए क्या यह फायदेमंद है? और अगर अखिलेश यादव मजबूत हो जाएं और योगी कमजोर हो जाएं तो क्या यह बीजेपी के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं? और अगर योगी कमजोर होकर भी बीजेपी की सत्ता दोबारा उत्तर प्रदेश में बन जाए तो अखिलेश के ताकतवर होने का मतलब क्या निकलेगा? अब जरा इस चौसर को समझने की कोशिश कीजिए और हर पासे के स्थितियों को देखना शुरू कीजिए। बीजेपी बिल्कुल चाहती है कि समाजवादी पार्टी मजबूत हो। बीजेपी बिल्कुल चाहती है, यानी बीजेपी का मतलब मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, इससे हटकर मत सोचिएगा। क्योंकि बीजेपी के लिए अपने विकल्प के तौर पर आने वाले वक्त में योगी एक चुनौती क्या वाकई दिल्ली की गद्दी के लिए बन सकते हैं? तो योगी का कमजोर होना, अखिलेश यादव का मजबूत होना, लेकिन चुनावी जीत बीजेपी के ही हिस्से में आना, यह सबसे बेहतरीन स्थिति है बीजेपी के लिए, मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, उत्तर प्रदेश को लेकर। दूसरी परिस्थिति है कि कांग्रेस कहीं उभरते हुए नजर ही ना आए, कांग्रेस चुनौती देती हुई नजर ही ना आए। और तीसरी परिस्थिति है कि इन सब के बीच मुसलमान यानी अल्पसंख्यक समुदाय हर हाल में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो, कांग्रेस के साथ वो खड़ा ना हो, क्योंकि चुनौती और दृष्टि 2024 को लेकर है, बीच में 2022 यानी यूपी इलेक्शन है।
समाजवादी पार्टी अपने तौर पर बहुत साफ मानती है कि बीजेपी को और योगी को टक्कर देते हुए उसे ही दिखाई देना चाहिए। तमाम छोटे छोटे दल समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएं, यह वो बाखूबी जाती है और खुले तौर पर कांग्रेस साथ नहीं आएगी, इसका भी वो ऐलान करती है। यानी कांग्रेस की राजनीति का अंत उत्तर प्रदेश में हो जाए, यह समाजवादी पार्टी जरूर चाहेगी। और इन तमाम छोटे दल का मतलब यह भी है कि इसमें हो सकता है AIMIM यानी ओवैसी भी हो, आम आदमी पार्टी भी हो, इसमें TMC यानी ममता बनर्जी भी अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करते हुए बनारस में नजर आ जाए। बनारस जो कि नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा के तौर पर, तो अभी से बनारस में TMC आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव में अपनी मौजूदगी कैसे दर्ज कराएगी, तो उसके लिए भी रास्ता अखिलेश यादव का कंधा तत्काल में हो सकता है, यानी छत्रप की मदद करे। कांग्रेस कहीं नहीं है। इन सब के बीच जो छोटे छोटे दल हैं, चाहे वो राजभर के हों, चाहे निषाद के हों, चाहे अपना दल हो, इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी चाहती है सभी हमारे साथ आ जाए। कांग्रेस अपने तौर पर क्या देखती है? कांग्रेस का बहुत साफ मानना है 6 से 7% वोट थे, ये 12 से 13% जरूर होने चाहिए। संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाना चाहिए, जो कि 2024 के चुनाव के वक्त राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर कांग्रेस को ही हर कोई देखे और खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो जरूर देखे। तीसरी परिस्थिति है कि बीजेपी को राष्ट्रीय तौर पर दूसरा कोई चुनौती देता हुआ नजर नहीं आए। कांग्रेस यह बाखूबी जानती है, और अगर ममता बनर्जी अपने तौर पर खड़ा हो रही है तो वह कांग्रेस को ही चुनौती देगी पहले राउंड में। बीजेपी को तो बाद में चुनौती देगी, या बंगाल इलेक्शन के समय तो उन्होंने चुनौती दे दी, परास्त भी कर दिया। लेकिन सवाल राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का है, और हर कोई जानता है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो छत्रपों के वोट मिला भी दिए जाएं तो वह बीजेपी तो दूर की गोटी है, वो कांग्रेस के वोट तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो फिर यह कौन सी स्थिति, और इसमें BSP का जिक्र करने की जरूरत है। मायावती का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जीते और हारे, उनके वोटों में बड़ा जबरदस्त अंतर आता है। लेकिन मायावती की BSP एक ऐसी पार्टी है जिसके वोट बैंक निर्धारित है। वोट उसे पता है कि वो वोट उन्हीं के नाम पर पड़ेगा, और यह वोट बैंक दूसरी तमाम पॉलिटिकल पार्टी की तुलना में कहीं से भी 19-20 की स्थिति में लाकर खड़ा करता है। यानी ममता की तुलना में BSP का भी उतना ही बड़ा वोट बैंक है। ममता बनर्जी जो सोच रही है, यह अलग मसला है कि बंगाल में जीत गई तो उनके पास वोट आ गए। अब यहां पर असल चीज शुरू होती है। अगर यह राजनीति 2024 की दिशा में बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश बीच में खड़ा है, तो क्या राहुल गांधी जिस एग्रेसिव मूड में है, या जिस तरीके से वह निशाने पर सीधे संघ को लेते हैं और कहते हैं जो संघ का विरोध नहीं कर सकता और जो ईडी और आईडी से लड़ नहीं सकता है, वो कांग्रेस में ना रहे, तो इसका मतलब क्या है कि क्या बीजेपी अपने तौर पर विपक्ष को कई हिस्सों में बांटने के लिए ईडी और आईटी का इस्तेमाल करती है? विपक्ष को अपने अनुकूल बनाने के लिए क्या हिंदुत्व और सोशल इंजीनियरिंग दोनों के बीच का रास्ता अपना रही है? हो सकता है। लेकिन सोनिया गांधी जिस दौर में गठबंधन 2004 में किया था, उन्होंने उस वक्त जो कांग्रेस की स्थिति थी और आज जो कांग्रेस की स्थिति है, उन दोनों परिस्थितियों की अगर आप तुलना कीजिएगा तो आज की तारीख में कांग्रेस बहुत कमजोर है। लेकिन 2004 में भी मजबूत नहीं थी, यह भी समझना होगा, जिस वक्त लगभग 30 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ गठबंधन में शामिल हो गए थे। लेफ्ट भी था, समाजवादी पार्टी भी थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ आकर खड़े हो गए थे। वह भी खड़े हो गए थे जो एक वक्त एनडीए के साथ थे, उसमें से भी कुछ निकलकर यूपीए के साथ आकर खड़े हो गए थे। लेकिन बहरहाल जरा समझने की कोशिश करनी है कि छत्रप इस दौर में ममता बनर्जी के चेहरे को आगे रख रहे हैं, क्योंकि वह मानकर चल रहे हैं कि ममता बनर्जी चुनौती दे सकती है चेहरे के लिहाज से, सीटों के लिहाज से, वोटों के लिहाज से, वो मानकर चल रहे हैं। लेकिन असल खेल क्या है इसके पीछे? ध्यान दीजिए तो शरद पवार की अपना नेक्सस कॉरपोरेट के बीच बाखूबी है, और कॉरपोरेट जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पैसा लगाता है तो तभी लगाता है जब उसे वो अल्टरनेटिव के तौर पर नजर आने लगे। तो क्या यह कहा जाए कि छत्रपों की बिसात में पहली बार, उसमें हमको लगता है अब आरजेडी को भी शामिल कर लीजिए, क्योंकि आरजेडी से भी हटकर कांग्रेस अब अपने संगठन को विस्तार बिहार में भी देना चाहती है। आने वाले वक्त में वो वहां पर भी कई बदलाव लेकर आएगी। फिलहाल कन्हैया यादव हैं, तो वहां पर आने वाले वक्त में कोई दूसरा यादव आ जाएगा, साथ में खड़ा हो जाएगा। यह परिस्थिति कांग्रेस बनाना चाहती है। लेकिन 2024 की दिशा में बढ़ते हुए विपक्ष के कदम में जो 4 राज्य हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र,
उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। इन 4 राज्यों की कुल सीटें होती हैं 210 सीट। महाराष्ट्र में शरद पवार अपने कद को कम नहीं करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने कद को छोटा नहीं करना चाहती है, यानी अखिलेश यादव अपने कद को छोटा नहीं करना चाहते हैं। बिहार में अब तेजस्वी, लालू के बाद तेजस्वी अपने कद को छोटा नहीं करना चाहते हैं। और बंगाल में ममता बनर्जी अपने को लार्जर देन लाइफ देखना चाहती है। इन 200 सीट में ये लोग किसके मुकाबले अपने कद को छोटा नहीं करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी के सामने और बीजेपी की तुलना में अभी ये बहुत छोटे हैं, लेकिन कांग्रेस को धराशायी तो कर सकते हैं। तो कांग्रेस की तुलना में यह अपने कद को छोटा नहीं करना चाहते हैं, यानी इन 210 सीट पर यह बीजेपी के लिए अनुकूल स्थिति है कि छत्रप अपनी सियासत करें और कांग्रेस को दरकिनार कर दें, यानी चुनाव मैदान में मुकाबला त्रिकोणीय 2024 में भी नजर आए, जिससे बीजेपी को लाभ हो। यानी मौजूदा वक्त की तमाम मुद्दों की परिस्थितियां अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाती है, बीजेपी के खिलाफ जाती है, तो विपक्ष को भी बंटना और बांटना होगा, यह भी वो समझ रहे हैं। लेकिन बहरहाल हर को अगर अपने कद की फिक्र है, तो ऐसे में कांग्रेस का एक सवाल आएगा, उसके पास कौन सी सीट बचती है? ध्यान दीजिए, कांग्रेस के 3 शासित राज्य हैं, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तीनों जगहों की लोकसभा सीट को मिलाइएगा तो कुल मिला के 49 सीट बनती है। लेकिन कांग्रेस इन जगहों पर जब अपनी सत्ता में आई थी तब पूरी कांग्रेस एकजुट थी, क्योंकि यह बीजेपी से सत्ता इसे छीननी थी। अब अपनी सत्ता नहीं गंवानी है और 2023 में इलेक्शन भी है, यानी लोकसभा से पहले यहां भी इलेक्शन है और 2023 के इलेक्शन से पहले अलग अलग जगहों पर जो गुटबाजी है वह भी खुले तौर पर है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। पंजाब के भीतर में कैप्टन अलग हो चले हैं, लेकिन चेन्नई और सिद्धू अभी भी एक मंच पर नहीं है। दूसरी तरफ सिंहदेव और बघेल जो छत्तीसगढ़ में है वह एक मंच पर नहीं है। पायलट और गहलोत एक मंच पर नहीं है। पहले आपस में लड़ना है 2023 में, फिर 2024 आएगा। तो इन 49 सीट्स पर भी डाइसी सिचुएशन लगातार नजर आती है। उसके बाद जो अलग अलग राज्य देखेंगे जहां पर कांग्रेस ही है, उसे किसी दूसरे छत्रप की जरूरत नहीं है। उसमें कई राज्य हैं, उसमें गुजरात है, उसमें हरियाणा है, उसमें मध्य प्रदेश है, उसमें उड़ीसा है, उसमें उत्तराखंड है, उसमें हिमाचल प्रदेश है। यानी इन 6 राज्यों की कुल अगर सब सीटों को मिला दीजिएगा तो 94 सीट बनती है। इन जगहों पर अगर आप देखिए तो गुजरात में पारंपरिक कांग्रेसी खड़े हैं और उनके काउंटर में नई कांग्रेसी के तौर पर हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी है। इसी तरीके से हरियाणा के भीतर में भी एक तरफ हुड्डा पारंपरिक राजनीति को लिए हुए हैं, सुरजेवाला बार बार छटपटा रहे हैं कि कम से कम हमारे हाथ में चीजें आ जाए तो हम संभाल लें, और इसके अलावे कोई विकल्प किसी को नजर आ नहीं रहा है। मध्य प्रदेश के भीतर में कमलनाथ और दिग्विजय मध्य प्रदेश को छोड़ने को तैयार नहीं है, और नई राजनीति कैसे जन्म लेगी यह एक सवाल है अपने आप में। उड़ीसा के भीतर में बीजेपी जिस तेजी से अपने पैर पसारते हुए नजर आई, लेकिन नवीन पटनायक को डिगा पाना किसी के लिए भी मुश्किल है। जब तक वो हैं तब तक वो रहेंगे। और उत्तराखंड के भीतर में रावत अपनी ताकत लगातार दिखाना चाहते हैं, और रावत अपनी पहचान वो पंजाब में जिस रूप में प्रभारी थे और जो वहां संकट काल में उन्होंने चीजों को संभाला, उसमें उनको लगता है उनका कद और बढ़ गया। लेकिन उत्तराखंड के भीतर का सच यह भी है कि जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, वह अगर वापस कांग्रेस में लौटना चाहते हैं तो वो रावत के जरिए नहीं लौटना चाहते हैं, हरीश रावत के जरिए नहीं लौटना चाहते हैं, वह दिल्ली के हाईकमान के जरिए लौटना चाहते हैं। लेकिन वहां पर बैरिकॉड कौन है? खुद रावत है। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में जीत तो मिल गई, लेकिन अभी भी राजनीतिक तौर पर जब 2024 के चुनाव का वक्त आएगा तब क्या होगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि इस वक्त में वहां के लोकसभा चुनाव भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखे गए कि राज्य की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। इसीलिए सीएम ब्लिंक किए, पीएम ब्लिंक नहीं किए जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव परिणाम आए। अब सवाल यह है कि इन सारी परिस्थितियों में कांग्रेस का अपना अंदरूनी संकट G23 ग्रुप 23 भी है, और एक के बाद एक जो नाम निकल कर आते हैं, जो किताब लिखने में माहिर है या किताबों के जरिए एक हिंदू मुस्लिम की परिस्थितियों को विकसित कर रहे हैं, पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, टेररिज्म का जिक्र कर रहे हैं, ये सारे नाम खुली किताब की तरह है। उस नाम में आप जोड़ सकते हैं सलमान खुर्शीद का नाम, मनीष तिवारी का नाम, मणिशंकर अय्यर का नाम, और G23 की तो एक लंबी पूरी कतार है। सब पारंपरिक कांग्रेसी की जिंदगी को जीते हुए जिस परिस्थिति में रहते हैं वो चाहते हैं कि कांग्रेस पारंपरिक ही रहे। राहुल गांधी उससे इतर लकीर, कांग्रेस की लकीर कांग्रेस की जमीन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के जरिए खींचना चाहते हैं, और यहीं से गठबंधन की राजनीति बिखरती है, और यहीं से छत्रप अपने लिए अपनी सियासत की जमीन बनाने की शुरुआत करते हैं।
अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई अगर ममता बनर्जी को विपक्ष अपने चेहरे के तौर पर ले रहा है या लेना चाहता है, तो हमें लगता है कि कुछ चीजों को और समझना चाहिए। इस दौर में प्रशांत किशोर जो कांग्रेस में आने के लिए मचल रहे थे और कांग्रेस में वो ऐसा पद और ऐसा ताकत चाहते थे जिसको कांग्रेस देने को तैयार नहीं थी, और कांग्रेस का मतलब गांधी फैमिली होता है, ये थोड़ा साफ होना चाहिए, इसमें कोई भूल भुलैया नहीं है। वहां पर उन्हें वो हक नहीं मिला तो वो अभी वो टीएमसी के साथ है, और उनके मैसेज कांग्रेस को लेकर दो ही है। एक, ममता बनर्जी ही आने वाले वक्त में विकल्प है नरेंद्र मोदी का, और बीजेपी का विपक्ष के चेहरे के तौर पर वही चेहरा है, इस बात को वह ठोस रूप में रखते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस बहुत कमजोर हो चली है और कांग्रेस के आने वाले वक्त में कोई भविष्य नहीं है, कांग्रेस में वोट डालना मतलब वोट बर्बाद करना है। ये प्रशांत किशोर अपने तौर पर टीएमसी के हक में ममता के साथ हैं, तो उनके हक में इन बातों को लगातार रख रहे हैं। दूसरी स्थिति शरद पवार की बनती है। शरद पवार इस दौर में क्या कॉरपोरेट को इस बात का आश्वासन और भरोसा दिला रहे हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं, तो आपको वहां पर कुछ तो पॉलिटिकल फंडिंग करनी चाहिए, वो आने वाले वक्त में चुनाव जीत जाएंगे तो आपके लिए जमीन तैयार मिलेगी। और मौजूदा वक्त में अगर बीजेपी की नीति है तो वो मोदी की नीति है किसी भी बीजेपी शासित राज्य में, लेकिन यहां पर आपको पैसा लगाना होगा। तो क्या कॉरपोरेट शरद पवार के जरिए उस विपक्ष छत्रपों को महत्व दे रहा है और महत्व देने की स्थिति में आ रहा है, जिसमें ममता बनर्जी भी है, जिसमें अखिलेश यादव भी हैं, जिसमें आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव भी हो जाएंगे, और छत्रपों की ये पूरी की पूरी कतार शरद पवार के जरिए उस स्थिति को नए तौर पे पैदा करेगी जो कांग्रेस के विकल्प के तौर पर होंगे। यहां पर बीजेपी का विकल्प नहीं है, यहां पर विपक्ष में विकल्प बनने की एक होड़ है। इस होड़ का जो सिरा है, हमें लगता है उस सिरे को पकड़ने की इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर आप ममता बनर्जी का एनालिसिस करें तो ममता बनर्जी 2004 में सिर्फ 2 सीट ले पाई थी, जिस समय शाइनिंग इंडिया के मातहत अटल बिहारी वाजपेयी को हार मिली थी, कांग्रेस का आगमन हुआ था, और कांग्रेस भी उस वक्त कोई बहुत सीट लेकर नहीं आई थी, 145 सीट ही लेकर आई थी। 2009 में ममता बनर्जी 2 से 19 सीट पर पहुंचती है और कांग्रेस 145 से 206 सीट पर पहुंचती है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी का आगमन होता है तो टीएमसी और बड़ी छलांग लगा के 34 सीट राज्य में जीतती है, यानी तमाम पॉलिटिकल पार्टी के बाद वो कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर पर, और कांग्रेस नीचे आकर 44 पर आती है। ध्यान दीजिए, कांग्रेस पूरे देश में, टीएमसी एक छत्रप के तौर पर, टीएमसी को 2014 में 34 सीट पर जीत मिली और कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटों पर जीत मिली। बाकी की परिस्थिति हम बताते हैं, बड़ी नाजुक है। लेकिन 2019 में टीएमसी कम होती है, 22 पर आती है, लेकिन कांग्रेस बहुत बढ़ नहीं पाती है, वो 52 सीट पर ही आती है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिन 4 पॉलिटिकल छत्रपों का हम नाम ले रहे हैं, उसमें शरद पवार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी, और इन 4 राज्यों में 210 सीटें हैं। इन 210 सीटों के मातहत अगर परखना शुरू करें तो 2004 में इनके पास 71 सीट थी, 2009 में इनके पास 55 सीट हुई, 2014 में इनकी सीट कम कर 49 हो गई, और 2019 में इनकी सीट घटकर 32 हो गई। लेकिन फिर भी जिक्र कीजिए, ममता बनर्जी अगर चेहरे के तौर पर है, तब सवाल यह होगा कि आखिर वोट किसको कितना मिलता आया है। यहां पर इसलिए यह जरूरी है क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिए तो 2004 में अगर तुलनात्मक तौर पर देखें, जिस वक्त कांग्रेस सत्ता में आई थी और मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस समय तकरीबन 8.5 करोड़ वोट कांग्रेस को मिले थे, लगभग 10.5 करोड़ वोट कांग्रेस को मिले थे, बीजेपी को 8.5 करोड़ वोट मिले थे। लेकिन 2014 में बीजेपी के जो 8.5 करोड़ थे बढ़कर लगभग 17 करोड़ पहुंच गए थे, और कांग्रेस के जो 10 करोड़ वोट थे वो बढ़कर 10 करोड़ 59 लाख ही पहुंचे थे, और सही मायने में 10 करोड़ 34 लाख से 10 करोड़ 59 लाख तक हुए। इस बीच में वोटर्स भी बढ़ गए, और 2019 में कांग्रेस के वोट जो थे लगभग 23 करोड़ तक आ गए, और कांग्रेस के वोट तकरीबन 12 करोड़ तक आ गए। लेकिन इस फहरिस्त में ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी का है, वो 2004 में जिक्र कीजिएगा तो 80 लाख वोट मिले थे पूरे देश भर में, 2014 में जिक्र कीजिएगा तो 2 करोड़ 12 लाख वोट मिले थे, 2019 में जिक्र कीजिएगा तो 2 करोड़ 49 लाख मिले थे, 2 करोड़ 49 लाख मिले थे। लेकिन ध्यान दीजिए, जो एक बीएसपी को यहां इसलिए नहीं भूलना चाहिए, बीएसपी कमोवेश 2004 हो या 2014 हो या 2019 हो, 2 करोड़ से ज्यादा वोट उसको तीनों वक्त मिले, हमेशा मिले, यानी 2004, 2009, 2014, 2019, यानी 2 करोड़ से ज्यादा वोट पाने वाली कांग्रेस के बाद
कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो बीएसपी है, बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के भीतर अब दोबारा आप एंट्री कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्या वाकई बीएसपी और कांग्रेस में कहीं कोई तालमेल तो नहीं हो जाएगा। एक गणित है ये वोट का गणित है, वोट का परसेंटेज, या फिर ये धीरे धीरे परिस्थितियां कहीं 2024 तक तो नहीं जाएगी, क्योंकि खुले तौर पर जब अखिलेश खिलाफ जा चुके हैं कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे और छत्रपों की दुनिया में अब कॉरपोरेट भी मान लीजिए साथ आकर खड़ा है, तो क्या ऐसी परिस्थिति है। क्योंकि इसके अलावे अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी का भी अपना वोट बैंक जो है वह कभी टूटा नहीं है। उसमें यादवों का वोट खास तौर से बड़ा मैटर करता है और बाकी कुछ ओबीसी का और कुछ मुस्लिम वोट बैंक वोट पड़ते हैं। उसमें भी जब ध्यान दीजिएगा तो उनका अपना लोकसभा इलेक्शन का वोट हो या विधानसभा का हो, मायावती का भी विधानसभा का वोट हो या लोकसभा का वोट हो, उसके अपने वोट बैंक में कोई असर नहीं पड़ा है। और जो बढ़ता है जब वो सत्ता में आती हैं तो उस असर की तादाद तकरीबन 20 लाख से 50 लाख वोट के भीतर ही रहती है। लेकिन सवाल यह है इन सब के बीच, अगर आप समूचे विपक्ष के छत्रपों का वोट जोड़ना भी शुरू कर दें, मान लीजिए 2019 आपके जहन में आता है, आरजेडी को 66 लाख वोट, एनसीपी को 85 लाख वोट, समाजवादी पार्टी को 1.5 करोड़ वोट, टीएमसी को 2.5 करोड़ वोट, यही ना मिला, और कांग्रेस को मान लीजिए 12 करोड़ वोट मिल गया, बीजेपी को मान लीजिए 23 करोड़ वोट 2019 मिला। 2024 की परिस्थिति में लौट आइए जब एक गोल्डन परिस्थिति इस देश में एंटी कांग्रेस बन चुकी थी, उस वक्त भी आइएगा तो लगभग 17 करोड़ वोट बीजेपी को मिलता है, 10.5 करोड़ कांग्रेस को मिलता है। लेकिन उसके बाद टीएमसी 2 करोड़ 12 लाख, समाजवादी पार्टी 1 करोड़ 46 लाख, एनसीपी 86 लाख, 74 लाख आरजेडी मिलता है। यानी इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में बीजेपी के पैरेलल में जो विकल्प बनना चाहता है वह विकल्प बनने की उम्मीद और स्थितियां विपक्ष को धराशायी करती है। और विपक्ष पहली बार इतना बिखरा हुआ है राजनीतिक तौर पर कि अब वह एकजुट नहीं होता। लेकिन यहीं से आखिरी फिलॉसफी निकलती है, चुनाव कभी भी वोटों के नंबरों के आश्रय चुनाव परिणाम आने के बाद देखे जाते हैं, उससे पहले नहीं देखे जाते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी चेहरा नहीं थे, मोदी ही चेहरा थे जो 2014 में देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन ध्यान दीजिए, बीजेपी को 85-88 लाख वोट 2007 में मिले जब मायावती थी, 1 करोड़ 13 लाख वोट मिले जब अखिलेश यादव थे, और जब योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो 3.5 करोड़ वोट मिले। कितनी बड़ी तादाद में, और 3.5 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी को मिलते हैं विधानसभा चुनाव में। अगर इस प्रक्रिया में आप देखना शुरू कीजिए तो समाजवादी पार्टी सत्ता में 2012 में आती है तो उसको 2 करोड़ 20 लाख वोट मिलते हैं। मायावती 2007 में जब सत्ता में आती है तो उनको 1 करोड़ 58 लाख वोट मिलते हैं। कांग्रेस इस दौर में अपनी परिस्थितियों से झूलती रही, कभी 44 लाख, कभी 88 लाख, पिछली बार 54 लाख। इन परिस्थितियों में वो लगातार झूलती रही। यानी 2 मुद्दे बहुत क्लियर तौर पर हैं। एक, जब तक जनता को यह भरोसा ना होगा, वोटर को यह भरोसा नहीं होगा कि यही विकल्प है, तब तक वह उसके पक्ष में नहीं जाएगी। और दूसरी बड़ी बात, जैसे ही यह फील होगा यह विकल्प है तो एकमुश्त सोशल इंजीनियरिंग के बैरिकेड टूटेंगे, हिंदू मुस्लिम के बैरिकेड टूटेंगे और उस पॉलिटिकल पार्टी के वो पक्ष में चले जाएंगे। जैसे बीजेपी को जीत मिल गई, बीजेपी ने बहुत सिस्टमेटिकली अपने आप को कमंडल से मंडल की दिशा में या हिंदू मुस्लिम से अपने आप को जातीय समीकरण में शिफ्ट किया। लेकिन अपने तौर पर एक आखिरी लड़ाई 2024 को लेकर और एक आखिरी लड़ाई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपने छत्रप होने की परिस्थिति को जी रही है। क्योंकि अब अगर वो सत्ता में नहीं आए तो उन्हें पता है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को संभाल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए समाजवादी पार्टी हर समझौते को करने को तैयार है जहां उसकी ताकत बढ़ती हुई नजर आए और वह कहीं पर इस तौर पे नजर आए कि वह विकल्प दे सकती है। इसीलिए वैसी भी हो सकता है राजभर के जरिए निकल कर आए कि मिल जाएंगे हमें, हमारे साथ आकर खड़े हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी भी मिलती हुई नजर आ जाए, तमाम छोटी छोटे पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन यहां पर एक चीज और समझनी चाहिए कि आखिर कितने वोट मिलते हैं इनको। जैसे आरएलडी को कितने वोट मिले, आरएलडी को सबसे ज्यादा वोट 17 लाख मिले 2012 में, पिछली बार 15,45,000 वोट मिले। जो राजभर है उनको वोट मिले पिछली बार सबसे ज्यादा 6 लाख। जो निषाद, उनको सबसे ज्यादा वोट पिछली बार मिले लगभग 5.5 लाख। यानी और एआईएम जो वैसी का जिक्र हुआ तो पिछली बार सिर्फ 2 लाख वोट मिले थे। यानी समीकरण वोटों के आश्रय और बटी हुई परिस्थितियों के आश्रय जैसे ही रहेगा, बीजेपी चुनाव जीत रही है, योगी जीत रहे हैं। हां, अखिलेश मजबूत हो रहे हैं जो बीजेपी चाहती है,
लेकिन योगी सत्ता में रहेंगे तो क्या योगी को हराने की परिस्थिति में और बीजेपी को परास्त करने की परिस्थिति में और इसके बाद 2024 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखकर विपक्ष कोई सियासत चाल चलने की स्थिति में है? आपको नजर नहीं आएगा पहले राउंड में। दूसरी बड़ी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस दौर में जनता ही विपक्ष की भूमिका में तो आकर नहीं खड़ी हो जाएगी, और क्योंकि जनता के जो मुद्दे हैं वह तमाम पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत और मजबूर कर रहे हैं कि आप हमारे साथ खड़े हो जाइए, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, और चाहे वह इस दौर में सबसे बड़ी परिस्थितियों को लेकर जो हिंदू मुस्लिम की परिस्थिति को जीते हुए कानून व्यवस्था भी स्टेट अपने तौर पर निर्धारित करने लगता है कि यही कानून है, उसमें चाहे इनकाउंटर का जिक्र हो, चाहे सेलेक्टिव तौर पर क्रिमिनल्स को बंद करने की परिस्थितियां हों। तो विपक्ष इसमें कहां पर है? आपके जहन में यह सवाल इसलिए होने की जरूरत अब आन पड़ी है क्योंकि पहली बार विपक्ष में एकजुटता इस बात को लेकर है कि कांग्रेस हमारे साथ नहीं है, और पहली बार कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि वह वैसे विपक्ष के साथ कैसे खड़ी रहे जहां उसे हार ही मिलनी है। सवाल बड़े हैं, लेकिन यह चौसर बड़ी अजीबोगरीब है, और इस चौसर में आप जो भी चाल चलिएगा मौजूदा वक्त में, हो सकता है आपको जो जीतता हुआ दिखाई दे वह जीतने की परिस्थिति में जो जीतने वाला है वह उसको बढ़ा रहा हो, जो हारता हुआ दिखाई दे हो सकता है जो हार रहा हो वह उसको हारने की परिस्थिति में लाकर खड़ा कर रहा हो। इन गूढ़ तंत्र को राजनीति की चौसर कहते हैं। तो राजनीति के इस गूढ़ तंत्र की चौसर का सच यही है कि कोई भी पार्टी का एमएलए और सांसद हो तो वो हमारे साथ आ सकता है, बस हमारी सत्ता बन जानी चाहिए। यह स्थिति उत्तराखंड में देखी गई जब कांग्रेस के विधायक बीजेपी में चले गए, मध्य प्रदेश में देखी गई कांग्रेस के विधायक बीजेपी में चले गए, सरकार गिर गई। यह गोवा में देखा गया, कांग्रेस के विधायक बीजेपी में चले गए, लेकिन मेघालय ने एक नई लकीर खींची है जहां कांग्रेस के विधायक ममता बनर्जी के साथ चले गए और वहां सत्ता नहीं मिली लेकिन मजबूत विपक्ष बन गए, और मैसेज दे दिया गया कि दरअसल इस चौसर के खिलाड़ी हम ही हैं। यही ममता बनर्जी का नायाब चेहरा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।